नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है और लोगों को अनलॉक की नई गाइडलाइंस का इंतज़ार था। मरकज़ी हुकूमत ने मंगल के रोज़ मौक़िफ़ साफ़ किया और कहा कि 30 अक्टूबर यानी अनलॉक 5 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस ही 30 नवंबर तक लागू रहेंगी। मुल्क में कोरोना वबा के कहर के पेश नज़र हुकूमत ने लॉकडाउन के बाद मुख्तलिफ सरगर्मियों को खोलने के अमल के तहत आज जारी नई हिदायत में कोई नई रियायत नहीं दी है और कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। वजारत दाखिला ने आज एक हुक्म जारी करके कहा कि मुल्क भर में मुख्तलिफ सरगर्मियों का आगाज़ करने के बारे में 30 सितंबर को जारी किए गए रहनुमायाना खतूत 30 नवंबर तक जारी रहेंगे। इन गाइडलाइंस में जिन सरगर्मियों को मुख्तलिफ पाबंदियों के साथ शुरू करने की बात कही गई थी वो अभी भी पाबंदियाँ और मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की हिदायत के मुताबिक जारी रहेंगी। इन सरगर्मियों में मेट्रो रेल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, मेहमान खिदमत, मजहबी मकामात, योगा, तरबियती इदारे, जिम, सिनेमा और तफरीही पार्क वगैरह शामिल हैं। ऐसे मकामात जहाँ कोरोना इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा हो, जैसे स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मुहक्किकीन के लिए सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियों को खोलने और 100 से ज़्यादा की तादाद में लोगों के किसी प्रोग्राम में शामिल होने की इजाज़त देने का फ़ैसला पहले की तरह रियासत और मरकज़ के ज़ेर एहतमाम रियासतों के पास ही रहेगा। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर मंगल के रोज़ एक इंतहाई अहम फ़ैसला लिया है। जारी करदा ताज़ा नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इन दोनों मरकज़ के मातहत इलाक़ों में बाहर के लोगों के लिए भी ज़मीन की ख़रीद व फ़रोख्त की इजाज़त दे दी है। वजारत दाखिला के ज़रिए जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मरकज़ के मातहत जम्मू कश्मीर तामीर नौ मरकज़ी क़वानीन की तख़शीस तीसरा हुक्म 2020 जारी हो गया है और फौरी असर से नाफिज भी हो गया है। इस नोटिफिकेशन के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाहर की सनतें जम्मू कश्मीर में कायम हो, इसीलिए सनती ज़मीन में सरमायाकारी की ज़रूरत है, लेकिन ज़राअत की ज़मीन सिर्फ रियासत के लोगों के पास ही रहेगी। गौरतलब है कि इस नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहाँ के बाशिंदे ही ज़मीन की खरीदो फरोख्त कर सकते थे। वजारत दाखिला के ज़रिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब कोई भी हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए ज़मीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह से मकामी बाशिंदे होने का सबूत देने की ज़रूरत नहीं होगी। काबिल ज़िक्र है कि मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को मरकज़ के मातहत रियासत का दर्जा दिया गया था। PDP सदर व साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज़मीनों से मुतालिक जारी नोटिफिकेशन हुकूमत हिंद की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात ख़त्म करने, जमहूरी हुकूक से महरूम करने और वसाइल पर कब्ज़ा करने के सिलसिले की एक और मज़मूम कोशिश है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने और वसाइल की लूट मार के बाद अब ज़मीनों की खुलेआम फ़रोख्त के लिए राह हमवार की गई है। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार अपने एक ट्वीट में किया है जो उन्होंने मरकज़ी वजारत दाखिला के जम्मू कश्मीर में ज़मीन की खरीदो फरोख्त से मुतालिक ताज़ा अहकामात सामने आने के बाद की है। उन्होंने लिखा है कि ज़मीनों से मुतालिक जारी नोटिफिकेशन हुकूमत हिंद की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात को ख़त्म करने, जमहूरी हुकूक से महरूम करने और वसाइल पर कब्ज़ा करने के सिलसिले की एक और मज़मूम कोशिश है। आर्टिकल 370 को मनसूख करने और वसाइल की लूट मार के बाद अब ज़मीनों की खुलेआम फ़रोख्त के लिए राह हमवार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साला लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल मामले की जांच के सभी पहलुओं की निगरानी का जिम्मा मंगल को इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंप दिया। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस S.A. बोपना और जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि मामले की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच समेत सभी पहलुओं की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। अदालत ने मामले की समाअत को उत्तर प्रदेश के बाहर मुंतकिल करने के मसले को जांच पूरी होने तक फिलहाल खुला रखा है। हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के बालाबगढ़ में एक 21 साला लड़की को उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बालाबगढ़ के ACP जुवेर सिंह राठी ने बताया कि जब यह वाक़या पेश आया तो एक खातून अपने कॉलेज से इम्तिहान देने के बाद बाहर आई थी। एक कार में मौके पर पहुंचने वाले मुलजिमों ने लड़की को अगवा करने की एक मुमकिन कोशिश में लड़की को अंदर घसीटने की
एक मुलजिम ने उसे गोली मार दी। जिसका ताल्लुक सोहना से है और उसके खिलाफ कुछ माह कबल मुतासिरा के घर वालों ने हरासा करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन समझौता हो गया था। बैंकों और मालियाती इदारों से लिया गया 40% से ज़्यादा कर्ज और 75% कर्जदार को कंपाउंड सूद यानी सूद पर सूद में छूट देने के फैसले से फ़ायदा हासिल होगा। वहीं इससे सरकारी खजाने पर लगभग 7,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है, हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमे को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि वो 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर कंपाउंड इंटरेस्ट से छूट देगी। इसके तहत बैंकों को कंपाउंड इंटरेस्ट और सादा सूद के माबीन फ़र्क की रकम फराहम की जाएगी। उसने कहा कि तमाम कर्जदार ये सहूलत हासिल कर सकेंगे, भले ही उसने किस्त की अदायगी को लेकर दी गई मोहलत का फ़ायदा उठाया हो या नहीं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कर्ज की किस्त की अदायगी फरवरी के आखिरी तक होती रही हो, यानी मुताल्लिका कर्ज नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं हुआ हो। 75% कर्जदारों को इसका फ़ायदा मिलेगा। क्रिसल ने एक रिपोर्ट में कहा कि इस किस्म का कर्ज इदारा जाती बंदोबस्त बैंक मालियाती इदारों की तरफ से दिए गए कर्ज का 40% है। इससे 75% कर्जदारों को फ़ायदा होगा, जबकि सरकारी खजाने पर लगभग 7,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उसमें कहा गया कि अगर ये राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जिन्होंने कोविड-19 वबाई इमराज की वजह से रिजर्व बैंक की तरफ से कर्ज की अदायगी के लिए दी गई मोहलत का फ़ायदा उठाया, तो खजाने पर बोझ आधा ही पड़ेगा। 5 नवंबर तक अकाउंट में आ जाएगी। हुकूमत ने बैंकों और मालियाती इदारों से कहा कि वो 5 नवंबर तक अहल कर्जदारों के खातों में रकम जमा करें। ये रकम छूट की मुद्दत के 6 माह के दौरान मजमूई सूद और सादा सूद के माबीन फ़र्क के बराबर होगी। क्रिसल के मुताबिक अगर 2 करोड़ तक कर्ज लेने वाले अहल कर्जदारों को सूद पर सूद समेत पूरी तरह से सूद पर छूट दी जाती तो सरकारी खजाने पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ता। इससे हुकूमत के साथ साथ मालियाती शोबे के लिए माली महाज पर परेशानी पैदा होती। छूट स्कीम के दायरे कार में MSME यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, तालीम, घर, सारिफीन के पायदार, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, गाड़ियां, ज़ाती खर्च, कारोबार और खपत के खर्च को शामिल किया गया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने बिहार असेंबली इंतखाबात में तब्दीली को ज़रूरी बताते हुए रियासत में तब्दीली लाने के लिए अवाम से अजीम इत्तेहाद को इख्तियार सौंपने की अपील की है। सोनिया गांधी ने मंगल को बिहार के अवाम के नाम एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार हुकूमत अपने मकसद से भटक गई है, जिससे मजदूर, किसान और नौजवान मायूस हैं। मईशत नाजुक होने की वजह से रियासत के दलित और महादलित बदहाली की कगार पर पहुँच गए हैं। कांग्रेस अजीम इत्तेहाद को बिहार के अवाम की पुकार और आवाज़ करार देते हुए दिल्ली और बिहार की हुकूमतों को उन्होंने बंदी हुकूमतें बताया और कहा कि ये हुकूमतें अवाम को नोटबंदी, तालाबंदी, तिजारत बंदी, इख्तिसादी बंदी, खेत खलियान बंदी, रोटी रोज़गार बंदी के सिवा कुछ नहीं दे रही हैं। इसके लिए इलेक्शन में बिहार में तब्दीली ज़रूरी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार की इस बंदी हुकूमत के ख़िलाफ़ अगली नस्ल और अगली फसल के लिए एक नई बिहार की तामीर के लिए बिहार के अवाम तैयार हैं। अब तब्दीली की बारी है, क्योंकि तब्दीली जोश है, तवानाई है, नई सोच है और ताकत है। अब नई इबारत लिखने का वक्त आ गया है। इबारत लिखने का समय आ गया है। बिहार के हाथों में गुण है, हुनर है, ताकत है, निर्माण की शक्ति है, लेकिन बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, भुखमरी ने उनकी आंखों में आंसू और पैरों में छाले दे दिए हैं। जो शब्द कहे नहीं जा सकते उसे आंसुओं से कहना पड़ता है। भय, डर, खौफ, अपराध के आधार पर नीति और सरकारें खड़ी नहीं की जा सकती। बिहार भारत का आईना है, एक आशा है, भारत का विश्वास है, जोश है, जुनून है। बिहार भारत की शान भी है और अभिमान भी। बिहार के किसान, युवा, मजदूर, भाई और बहनों सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि
पूरे भारत और दुनिया के कोने कोने में है। आज वही बिहार अपने गांव, कस्बे, शहरों, खेतों और खलिहानों में अपनी शान और भविष्य के लिए नए बदलाव को तैयार। इसीलिए तो मैंने कहा कि बदलाव की बयार है। वोट के सियाही वाली उंगली अब सवाल लेकर करी है। सवाल बेरोजगारी का है, सवाल खेती बचाने का है, सवाल रोटी और रोजगार का है, सवाल शिक्षा और सेहत का, सवाल उद्योग धंधे का है, सवाल बेलगाम अपराध पर रोक लगाने का है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि स्कीम से मुस्तफीद उत्तर प्रदेश के पटरी दुकानदारों से आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वर्चुअली बातचीत की और कहा कि गरीबों को कर्ज दिलाने के नाम पर साबिका हुकूमतों में बड़े बड़े घपले होते रहे। पटरी दुकानदार भी वजीर आजम से बातचीत करके काफ़ी खुश थे। स्वनिधि स्कीम के मुस्तफिदीन से बात करने के बाद अपने खिताब में मोदी ने कहा कि उन्होंने तजुर्बा किया है कि सभी को खुशी भी हो और ताज्जुब भी। पहले तो नौकरी वालों को कर्ज लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने होते थे, गरीब आदमी तो बैंक में जाने का भी सोच नहीं सकता था। आज बैंक खुद आ रहे हैं। उन्होंने बैंक मुलाजिमीन का शुक्रिया अदा किया और उनके काम की तारीफ की। पटरी दुकानदारों से ऑनलाइन बातचीत के दौरान कर्जों की तकसीम के दौरान मोदी ने कहा कि मुल्क में कुछ लोग पहले भी गरीबों के नाम पर कर्ज तकसीम करते थे और ये सभी खुद बेईमानी करते थे और इसका ठेकड़ा गरीबों के सर फोड़ा जाता था। आज गरीब बैंक से कर्ज भी ले रहा है और ईमानदारी से उसकी अदायगी भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार गरीब बैंकों से जुड़कर मुल्क की तरक्की की जानिब गामजन देखे जा रहे हैं। कोरोना बहरान में जब बड़े बड़े ममालिक ने घुटने टेक दिए तो यही जनरल ज़मरे की बुनियाद पर मुल्क मजबूती के साथ खड़ा रहा। जल्द ही मुल्क कोरोना बहरान से निकल जाएगा। हम अब जीत की राह पर हैं। जब तक हम ठीक तरह से जीत नहीं जाते तब तक 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी है। हुकूमत सबका साथ सबका विकास के तहत गरीबों की ज़िंदगी बेहतर करने के हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरह की स्कीम आज़ादी के बाद पहली बार बनी है। गरीब भाई बहनों को कैसे कम से कम तकलीफ उठाना पड़े, हुकूमत की यही फिक्र है। इसी सोच के साथ मुल्क ने 1,70,000 करोड़ से गरीब बहबूद स्कीम शुरू की है। ये स्थिति देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। ये समृद्ध भारत के सामने, आत्मनिर्भर भारत के सामने बहुत बड़ी रुकावट है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा। आप कल्पना कीजिए कि हम में से कोई पीडब्ल्यूडी में काम कर रहा है, इंजीनियरिंग का काम देखता है और पैसों के मोह में कहीं कोई ब्रिज बन रहा है तो लापरवाही बरती, कुछ रुपये ऐंठ लिए, कुछ रुपये अपने साथियों को बांट दिए और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी लगता है चलो भाई तुम्हारा भी भला मेरा भी भला, और बिल्कुल ऐसे उद्घाटन करने के लिए अच्छा दिखे ऐसा ब्रिज बना दिया। पैसे घर ले चला गया, रिटायर भी हो गया, पकड़ा भी नहीं गया। लेकिन सोच लो कि एक दिन आपका जवान बेटा उस ब्रिज पर से गुजर रहा है और उसी समय वो ब्रिज गिर गया, तब आपको समझ आएगा कि मैंने तो करप्शन मेरे लिए किया था, लेकिन कितनों की जिंदगी जा सकती है। और जब खुद का बेटा चला जाए तो पता चलता है कि उस ब्रिज में ईमानदारी की होती तो आज अपना इकलौता जवान बेटा खोना न पड़ता। ये इतना प्रभाव पैदा करता है भ्रष्टाचार। इस स्थिति को बदलने का दायित्व हम सभी पर भी है, आप पर जरा ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इस विषय पे
कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगल के रोज कहा कि गली फरोशों और छोटे ताजिरों को कर्जों के बजाय खुसूसी इमदादी पैकेज की ज़रूरत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि चूंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में गली फरोशों के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम का फ़ायदा उठाने वालों से बातचीत की है। वज़ीर आज़म की यूपी में गली फरोशों के साथ बातचीत से कबल ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गली फरोशों और छोटे दुकानदारों को सख्त नुकसान पहुंचा। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया, उनकी रोजी रोटी बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा कि गली फरोशों, दुकानदारों और छोटे ताजिरों को आज कर्जों की नहीं, खुसूसी इमदादी पैकेज की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की पीएम स्वनिधि स्कीम 1 जुलाई को शुरू की गई थी ताकि कोविड-19 वबा की शिकार गली फरोशों को अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने में मदद मिल सके। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के पेश नज़र हुकूमत इस पर काबू पाने के लिए जल्द ही एक नया कानून लाएगी। वजारत माहौलियात के अहदेदार सेक्रेटरी आरपी गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि यह नया कानून सिर्फ दिल्ली एनसीआर में लागू होगा। सेक्रेटरी आरपी गुप्ता ने कहा कि उस नए कानून में जुर्माने से मुतालिक अभी कोई तबसरा नहीं कर सकते हैं। हवाई कानून कौम के लिए है और वो जूं का तो रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में हवा के मियार की बिगड़ती हुई सतह पर तशवीश का इजहार किया था और मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो आलूदगी पर काबू पाने के लिए एक नया कानून लाएगी और 4 दिन में उसके सामने एक तजवीज़ पेश करेगी। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आलूदगी की वजह से ख़राब हालात में दिल्ली में हवा का मियार इंतहाई ख़राब है। लोग सांस की तकलीफ के साथ आंखों में जलन की भी शिकायत कर रहे हैं। वजारत पृथ्वी साइंसेस की फ़िज़ाई क्वालिटी मॉनिटरिंग तंजीम सिफर के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि दिल्ली एनसीआर में हवा का मियार 31 अक्टूबर तक इंतहाई ख़राब ज़मरे में रहेगा। वाज़ेह है कि शहर में औसतन हवा का मियार पीर के रोज़ इंडेक्स 353 था, जबकि इतवार को ये 349 था, हफ्ते के रोज़ 345 और जुमे को 366 था। मशरकी लद्दाख में हिंदुस्तान के चीन के माबीन जारी तातुल के दरमियान आज बरोज़ मंगल हिंदुस्तान और अमेरिका ने तबादले और ताउन के एक बुनियादी समझौते पर दस्तखत किए, जो हिस्सा सेटेलाइट आज़ादोशुमार में साझेदारी का एक अहम फ़ौजी माहिदा है। इस माहिदे पर दोनों ममालिक के माबीन तीसरी 2+2 वजारती मीटिंग के दौरान दस्तखत हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पो और वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने अमरीकी फ़रीक की क़यादत की, जबकि हिंदुस्तानी फ़रीक की क़यादत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने की। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान दोनों ममालिक के माबिन इस नौइयत का ये चौथा दिफाई माहिदा है, जिसके तहत अमरीकी मसनूई सैयारों से हिंदुस्तान को अहम डेटा और टोपोग्राफिकल तस्वीर तक रसाई की इजाज़त होगी। इस माहिदे के तहत दोनों ममालिक नक्शे जात, समंदरी और एरोनॉटिकल चार्ट्स, जियो फिज़िकल और जियो मकनातीसी आदाद व शुमार का तबादला कर सकते हैं। इससे हिंदुस्तानी फ़ौज को अहदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह फ़ौज के आला कमांडरों के 4 रोज़ तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। साल में 2 बार होने वाली आला फ़ौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस पीर को शुरू हुई थी। कॉन्फ्रेंस के दौरान आला कमांडर फ़ौज की पॉलिसी साज मामलों से लेकर बदलते चैलेंजों और मुख्तलिफ वसाइलों पर तफसीली गौर व खौज करते हैं। फ़ौजी निज़ाम और तैयारियों पर भी खुसूसी तौर पर बातचीत की जाती है। मशरकी लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन के साथ पिछले 5 महीनों से जारी तातुल के पेश नज़र इस कॉन्फ्रेंस को काफ़ी अहम माना जा रहा है और इस दौरान इस मसले और इस बारे में आगे की हिकमत अमली बनाने पर भी तफसीली से बातचीत होगी। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कमांडरों ने ख़ास तौर पर फ़ौज में इंसानी वसाइल के निज़ाम और उससे मुंसलिक मसलों पर बातचीत की। इख्तितामी इजलास में फ़ौज के जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कमांडरों से खिताब करेंगे और फ़ौज में जदीदकारी, फ़ौजी निज़ाम और तैयारियों के सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,39,21,215 लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें 3,22,52,664 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं 11,66,545 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में 24 घंटे में 1,04,130 मरीज मिले हैं और 1782 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के नए डेटा के मुताबिक ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की तादाद 61,000 हो चुकी है।
मंगल को पब्लिश आंकड़ों के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में 16 अक्टूबर तक 54,609 मौतें हुई, जो 24 अक्टूबर को रजिस्टर की गई। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की रफ्तार सुस्त होती जा रही है और एक दिन में सामने आने वाले मामले 40,000 से नीचे आ गए हैं और हलाकशुदगान की तादाद मुसलसिल दूसरे दिन 500 से नीचे रही। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से मंगल को जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 36,470 नए मामले सामने आए, जबकि 63,842 लोगों ने इस वबा को मात दी। इससे एक्टिव केसेस 27,860 घटे हैं और इनकी मजमूई तादाद 6,25,857 हो गई है। इसी दौरान 488 मरीजों की मौत होने से इससे जान गंवाने वालों की तादाद 1,19,502 हो गई है। कोरोना से अब तक करीब 79,46,000 लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 72 लाख से जायद सेहतमंद हो चुके हैं। इससे सेहतमंद होने वालों की शरह बढ़कर 90.62% हो गई है और एक्टिव केसेस की शरह 7.88% रह गई है, जबकि अमवात की शरह 1.50% है। अगर केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन के आधार पर देखें तो भारत में सबसे कम केसेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन के हैं, 5,700 प्रति मिलियन। अनेक देश ऐसे हैं जो डेवलप्ड वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के देश भी उसमें शामिल हैं, जो कि भारत से दुगने या 5 गुने तक उनकी है केसेस प्रति मिलियन की। यदि मृत्यु प्रति मिलियन देखें तो ये भी विश्व में सबसे कम स्तर पर भारत में बनी हुई है, 86 डेथ्स पर मिलियन। अनेक देश ऐसे हैं जहां की भारत से अनेक गुना ज़्यादा मृत्यु प्रति मिलियन हैं और ये वो देश हैं जो कि वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में गिने जाते हैं और जिनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसके बावजूद वहाँ डेथ प्रति मिलियन बहुत अधिक हैं भारत की तुलना में। तेलंगाना में कोविड-19 के 837 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,32,671 हो गई है। दशहरा त्यौहार की तातीलात के बाद मुसलसिल तीसरी मरतबा रियासत में कोरोना के 1,000 से कम मामलात दर्ज किए गए हैं। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,315 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 21,099 मायने किए गए, ताहम 412 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। बहैसियत मजमूई 41,15,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 185 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जबकि बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। कोरोना वबा के इब्तिदाई अय्याम में गो कोरोना गो का नारा लगाकर कोरोना पर काबू पाने का दावा करने वाले मरकजी वजीर ममलिकत बराए समाजी इंसाफ रामदास अठावले आज कोरोना मुस्बित पाए गए। जांच किए जाने के बाद उन्होंने खुद को निजी हॉस्पिटल में दाखिल करा लिया। अठावले ने यह ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया और उनके राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से अपील की कि वो भी टेस्ट करवाएं और मुकम्मल एहतियात बरतें। 60 साल अठावले ने गुज़िश्ता रोज़ मुंबई में एक पुरहुजुम तकरीब में शिरकत की थी, जिसमें अदाकारा पायल घोष, सोनी कनिष्का, वकील नितिन सतपुते, बिलियर्ड योगेश किरकिरा और ताजिर अंकुश चापेकर की बाकायदा तौर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शमूलियत का ऐलान किया गया था। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके लिए इस वायरस को ख़त्म होने के करीब समझकर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए और लोगों को कोविड-19 की मखसूस हिदायत पर मिलकर अमल करना चाहिए।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगल के रोज दिल्ली के मॉडल टाउन असेंबली हल्के के भारतीय जनता पार्टी की कमेटियों के सुदूर के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करते हुए उनसे अपील की कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कोरोना वायरस से बचाव के पैगाम को हर फर्द तक पहुंचाने के काम में शामिल हों। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग कोरोना वायरस को ख़त्म होने के करीब समझते हुए एहतियात बरतने में गफलत कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि उनकी लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग मास्क पहने, मास्क से मुंह और नाक को ढांपें, बात करते हुए भी मास्क को न हटाएं, मुंह और नाक को हाथ ना लगाएं, बार बार हाथ धोएं और लोगों के दरमियान 2 गज का महफूज फासला रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए ये आसान एहतियाती तदबीरें मौसर तौर पर काम कर सकती हैं। I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption. I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption. I therefore pledge to follow probity and rule of law in all walks of life, to neither take or nor offer bribe, to perform all tasks in an honest. सर्दियां शुरू हो रही हैं। ये मौसम पहले से सांस की बीमारियों के लिए ख़तरनाक माना जाता है क्योंकि पोल्यूशन सीधे तौर पर सेहत पर असर डालता है। इस साल ख़तरा और भी ज़्यादा है। कोरोना और सीजनल फ्लू हुआ तो अलामात पहचानना मुश्किल होगा। सभी में सांस लेने में तकलीफ से जुड़े सिम्टम्स दिखते हैं। कोरोना के मामले में बड़े मुल्कों से अगर हम तकाबुल करें तो हिंदुस्तान की हालत बेहतर है, लेकिन यह वक्त सांस के मरीजों के लिए सबसे सेंसिटिव है। इस दौरान उन्हें कई बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर्दियों में हमें वायरस के साथ साथ पोल्यूशन से भी बचना है। ऐसा पाया गया है कि पोल्यूशन की वजह से वायरस से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों में सांस से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ती हैं। सर्दियों में दमे के अटैक ज़्यादा होते हैं, इसलिए दवाओं का ख़ास ध्यान रखना है। अगर वक्त पर दवा नहीं ली और सिम्टम्स आए तो कन्फ्यूजन होगा कि कहीं कोरोना तो नहीं। अगर ऐसे में कोविड हुआ तो ख़ानदान के दूसरे अरकान को इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ सकता है। इस मौसम में सबसे कॉमन सीजनल फ्लू होता है। इसके अलावा आम सर्दी खांसी भी होती है। मास्क लगाना ना छोड़ें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर बार अक्टूबर से जनवरी तक अस्थमा, कार्डियक पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। इस बार कोरोना से हालात ज़्यादा चैलेंजिंग है। लोगों को समझना होगा कि ख़तरा जानलेवा है। इस बार ज़्यादा अलर्ट नहीं रहे तो ऐसे मरीजों में मौत का आंकड़ा बढ़ना तय है। इसीलिए ज़रूरी है कि त्योहारों की खुशियां अपनों के बीच ही मनाएं। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगल के रोज रेड मारी। जराये के मुताबिक करिश्मा के घर से ड्रग्स की कंजम्पशन क्वांटिटी बरामद हुई। इसके बाद उन्हें फिर से पूछताछ के लिए एनसीबी ने समन भेज दिया है। एनसीबी इससे पहले भी करिश्मा से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। एक बार दीपिका पादुकोण के सामने बैठाकर करिश्मा से पूछताछ की गई थी। जानकारी के मुताबिक करिश्मा अपने घर पर नहीं मिली। इसके बाद एनसीबी ने घर पर समन पेस्ट कर दिया। एनसीबी जराये की माने तो करिश्मा का नाम कुछ ड्रग्स पेडलर्स ने अपनी पूछताछ के दौरान लिया है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।